सुप्रभात बच्चे। वर्ग 8 विषय व्याकरण अध्याय 15 क्रिया के दूसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। पहले भाग में हमने क्रिया की पहचान करना सीखा, उसके बाद सकर्मक के बारे में हम जाने। आगे हम देखते हैं अकर्मक। साफ तौर पर इसमें कहा जाता है इसमें कर्म की अनुपस्थिति होती है, कर्म मौजूद नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक कहते हैं। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। व्यापार और फल कहने का मतलब कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो हम उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान ये सबसे जरूरी चीज होती है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान क्या, कैसे या किसको आदि प्रश्न करने से होता है। यदि उत्तर मिले तो समझिए कि वो सकर्मक क्रिया है, अगर नहीं मिले तो सोचे अकर्मक क्रिया है ना। तो क्या, किसे और किसको, इन प्रश्नों के द्वारा हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान हम करते हैं। कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं और प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार इसके भेद का निर्णय किया जाता है। यहाँ पर दो तरह के वाक्य हैं। वह अपना सिर खुजलाता है, वह सिर खुजलाता है ना। यहाँ पर उसका सिर खुजलाता है, यहाँ पर सर्वनाम है तो ये अकर्मक कहलाए। अगर यह रहा वह अपना यानी कर्ता यहाँ पर आ गए, सिर कर्म हो गए और सिर खुजलाता है तो हम इसमें देख लेते हैं कि यहाँ कर्ता की अनुपस्थिति है, या कह सकते हैं कि संदर्भ के अनुसार जो हमने आपको बताया प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार इसके भेद पता चलते हैं। मैं घड़ा भरता हूँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यहाँ पर उपस्थिति नहीं है, यहाँ पर सर्वनाम की भी उपस्थिति नहीं है, तो ये अकर्मक के अंदर आते हैं जब प्रसंग और अर्थ के अनुसार इसका निर्णय लिया जाता है। सकर्मक और अकर्मक की अगली विपत्तियां मुझे डराती है, जी घबराता है, अलग अलग हैं तो यहाँ पर इसे अकर्मक के अंदर रखा गया है। कुछ क्रियाएं जिन धातुओं का प्रयोग सकर्मक और अकर्मक दोनों रूप में होता है उन्हें उपविधि धातु कहते हैं। बच्चे एक नई बात आई, उपविधि धातु है ना। जिन धातुओं का उपयोग सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में होता है उन्हें उपविधि धातु कहते हैं। एक कर्मक क्रिया, जिन क्रिया में केवल एक ही कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जिसकी चर्चा शुरुआत में हुई थी उसको विस्तार से जानने का समय आ गया है। जैसे राम ने लड्डू खाया, राम ने एक ही काम किया, के द्वारा एक ही काम किया गया कि लड्डू पे उन्होंने काम किया है ना। तो इसीलिए यह एक अकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक, जिस क्रिया में दो कर्म होते हों वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं गुरुजी शिष्यों को वेद पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर दो बातें आई, गुरुजी कर्ता, शिष्यों को की पहचान कर्म से होती है, तो हाँ शिष्य और वेद दो कर्म आते हैं, पढ़ाते क्रिया है ना। तो यहाँ पर दो कर्म की उपस्थिति हुई है, इसीलिए इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे पहले हम संयुक्त क्रिया की बात करते हैं। यह दो
क्रियाओं के योग से बनती हैं, परंतु क्रिया का मुख्य कार्य पहली क्रिया द्वारा ही होता है, इसलिए इसे मूल क्रिया कहते हैं, और बाद वाली क्रिया को हम रंजक क्रिया कहते हैं। फिर से हम सुनते हैं, यह दो क्रियाओं के साथ उपस्थित होता है, इनमें दो क्रियाओं की संभावना होती है, तो इसे हम क्या संयुक्त क्रिया कहते हैं। पहले वाले को मूल क्रिया या पूर्व क्रिया और दूसरे को रंजक क्रिया, ऐसे मुख्य क्रिया ही इसे जाना जाता है। पक्षी उड़ रहा है, उड़ना क्रिया है और रहा है क्रिया है। तो यहाँ पर उड़ना या उड़ मूल क्रिया है और रहा है रंजक क्रिया है। दो क्रियाओं के योग से बनती हैं ये। संयुक्त क्रिया के और भी उदाहरण हैं। मैंने पत्र लिख लिया, लिख लिया, लिख भी एक मूल शब्द हैं और लिया भी एक क्रिया है ना। तो यहाँ पर ये पता चल रहे हैं कि यहाँ पर दो क्रिया एक साथ आई है। दूसरा है यौगिक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के अन्य दूसरे भेदों में यौगिक क्रिया हम देखते हैं। इनमें दो क्रियाएं साथ आती हैं, परंतु दोनों ही मुख्य क्रिया का काम करती हैं। वहाँ पर पहले में क्या था, संयुक्त क्रिया में एक मुख्य होते थे और एक रंजक होती थी। यहाँ पर दोनों की उपस्थिति एक जैसी होती है, दोनों मुख्य क्रिया होती है। इसे पहले वाले को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, परंतु अगले आने वाले जो क्रिया होते हैं उनमें कर का लोप हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने पत्र लिखकर भेजा। अब यहाँ पर लिख भेजा, कर यहाँ से हट गया है ना, और ये क्या होते हैं, लिखकर भेजा यहाँ पर शब्द आया है। तो दोनों की एक जैसी उपयोगिता है ना। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया देखे गए हैं। पुलिस ने चोर को मार भगाया। मार और भगाया, मारना और भगाया, दो क्रियाएं यहाँ पर आई हैं है ना, और दोनों की एक जैसी उपयोगिता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक पूर्वकालिक क्रिया होती है, जैसे मार कर भगाया, यहाँ पर कर प्रत्यय हटकर सिर्फ मार आए हैं और भगाया आया है। तीसरी क्रिया की बात अगर हम करते हैं तो ये समस्त क्रिया होती हैं। दो क्रियाओं का समास होने के कारण, मिलने के कारण, संक्षेप होने के कारण इसे समस्त क्रिया कहा जाता है। ये क्रियाएं दो धातुओं के योग से बनती हैं। जैसे आजकल लेना देना कौन चाहता है, यहाँ पर समस्त क्रिया के अंदर लेना देना जो आए हैं ये दोनों क्रिया के रूप हैं और इसे हम समस्त क्रिया कहते हैं। दोनों साथ आते हैं। वह कहीं आ जा नहीं सकता है ना, यहाँ पर आ और जा दोनों समस्त क्रिया के रूप हैं। अगला है नाम धातु क्रिया। बड़े ही इसमें बहुत सारी बातें आती हैं नाम धातु क्रिया में, कि अभी तक हम देख रहे थे कि क्रिया धातु में ही मिलकर आ रही थी। नाम धातु क्रिया में संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय को जोड़ने से जब हम प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, तो नाम धातु क्रिया बनता है। जैसे बात, बतियाना, टक्कर, टकराना है ना। यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से नाम धातु क्रिया बनाई जा रही है। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। नाम से ही पता चलता है प्रेरणा। जब कर्ता स्वयं काम न करके किन्हीं और से काम करवाते हैं प्रेरणा के जरिए, प्रेरणा स्रोत से, तो हम उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब व्यक्ति स्वयं कार्य न करके दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करे, उद्धत करे, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। रमा माली से पौधे में पानी डलवाती है। यहाँ पर रमा स्वयं काम न करके मालिक से
पौधे में पानी डलवाने की जो काम करते हैं, हम इसे इसी कारण से प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। एक अंतिम रचना के आधार पर क्रिया के अंतिम भेद में अनुकरणात्मक क्रिया है। कुछ क्रियाएं ध्वनियों के अनुकरण से बनती हैं, ध्वनि के अनुसार से क्रिया बन जाती हैं। ध्वनि का उसका दोहराने से, उपयोग करने से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे हिन ध्वनि है, अब उससे बना हिन हिनाना, खट खटखटाना, है ना। तो इस तरीके ये अनुकरणीय क्रिया है। बच्चे कुछ और अगर ऐसी बातें होगी जिसकी चर्चा हम तीसरे वीडियो में किए हैं, आप देखेंगे। धन्यवाद।